क्या अमेरिका बहुत बड़े रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका आर्थिक मंदी का शिकार होने वाला है? क्या अमेरिका कर्ज के ऐसे भंवर में, ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे निकल पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है? और डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें आखिरी कील मारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज आपको अमेरिका के सार्वजनिक कर्ज की स्थिति, उसके प्रभाव और ट्रंप की बेचैनी के पीछे की वजहों को विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद न्यूज रूम डिबेट में हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार ट्रंप की बेचैनी के पीछे की वजह क्या है और ट्रंप की दादागिरी की मंशा क्या है। तो सबसे पहले बात, अमेरिका के कर्ज की स्थिति क्या है। इंटरनेट पर बहुत सारे डेटा हैं, लेकिन क्लियर जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अमेरिका का कुल सार्वजनिक कर्ज लगभग 36.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जो वर्ल्ड के किसी भी देश के मुकाबले सबसे बड़ा है। यहां तक कि दुनिया की कोई भी इकोनॉमी भी इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर। इस कर्ज का बड़ा हिस्सा फेडरल रिजर्व के पास है, लगभग 11.5 ट्रिलियन डॉलर, और विदेशी निवेशकों जैसे जापान, चीन और यूनाइटेड किंगडम के पास करीब 7.1 ट्रिलियन डॉलर है। बाकी का कर्ज म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और अन्य अमेरिकी संस्थानों के पास है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का कर्ज घरेलू और विदेशी दोनों जगहों पर फैला हुआ है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत जटिल हो जाती है। विदेशी निवेशकों पर निर्भरता मतलब यह कि अगर ये निवेशक अचानक पैसा निकाल लें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन कर्ज की परिपक्वता और ब्याज भुगतान भी एक बहुत बड़ा मैटर अमेरिका के लिए है। अमेरिका अपने अलग अलग समय में अवधि में अमेरिका इसे बांटता है, जिससे वो ब्याज दरों के जोखिम को कम करता है। पर 2024 में ब्याज भुगतान 892 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो जीडीपी का 3.1% है। यह इतनी बड़ी रकम है कि अब यह रक्षा खर्च के बराबर, यानी कि जो अमेरिका का डिफेंस बजट है उसके बराबर या उससे ज्यादा भी माना जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हर साल कर्ज पर इतना ब्याज देना पड़ रहा है कि अमेरिका की सरकार को अपनी अन्य जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक खर्चों के लिए कम बजट मिलता है। यह स्थिति देश की आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही है। अब ट्रंप की बेचैनी की वजह क्या है? क्या यही कर्ज की चिंता राजनीतिक दादागिरी के पीछे की वजह है? कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप की बेचैनी का असली कारण अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज बोझ है, क्योंकि इतने बड़े कर्ज को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होता, खासकर जब ब्याज भुगतान इतना बड़ा हो। ट्रंप ने कई बार कहा है कि अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और कर्ज का बोझ कम करना है। यह डोनाल्ड ट्रंप के बड़े एजेंडे में एक रहा है। वहीं दूसरे पक्ष में कुछ लोग ये मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां और उनका व्यवहार केवल कर्ज की चिंता से प्रेरित नहीं है। उनकी रणनीति में एक अलग तरह की दादागिरी और सत्ता के लिए जिद भी शामिल है। उनकी राजनीति में आक्रामकता और विवादित फैसलों ने अमेरिका की छवि पर डेंट मारा है, अमेरिका के लिए ट्रस्ट डेफिसिट बना दिया है। इसलिए उनका बेचैन दिखना लाजमी है, लेकिन यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सियासी तौर पर भी समझ में आता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। विदेशी निवेशकों का 30% कर्ज रखना और घरेलू निवेशकों का 69% कर्ज रखना अमेरिका को एक हाइब्रिड केस बनाता है। जब विदेशी निवेशक कर्ज कम करना चाहते हैं तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। इसलिए ट्रंप जैसे नेता हर संभव तरीका अपनाते हैं कि अमेरिका ऊपर से मजबूत नजर आए और निवेशकों का भरोसा कायम रहे। तो असल में ट्रंप की बेचैनी के पीछे सिर्फ कर्ज का दबाव ही नहीं है, बल्कि उनकी सत्ता की मंशा और राजनीतिक रणनीति भी है। कर्ज की बढ़ती समस्या एक बड़ा कारण है, लेकिन दादागिरी की मंशा भी उनके व्यवहार में साफ नजर आती है। क्योंकि अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था से दुनिया का भरोसा उठा, निवेशकों का भरोसा उठा, तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल वाली स्थिति बन सकती है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप की इस वाले रिजीम में, जिसे ट्रंप 2.0 रिजीम माना जाता है, इस रिजीम में डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से अमेरिका के ऊपर से दुनिया भर का भरोसा कम होता जा रहा है। उनके क्लोज अलाई भी उनसे अब कतराने लगे हैं, अमेरिका से पीछे हटने लगे हैं और दुनिया के दूसरे देशों में अच्छे निवेश के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं, जो अमेरिका के लिए ठीक बात नहीं है और वहां की अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी है। आसान भाषा में इसे कह सकते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इस पर विस्तार से डिबेट अपने सहयोगियों के साथ। जैसा कि आपने
बात साफ है, मैं पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ लिया है। स्वागत करते हैं आपका हम न्यूज़ रूम में। न्यूज़ रूम में हर दिन की तरह एक नए मुद्दे पर हम विश्लेषण के साथ, उनके तथ्यों के साथ हम सभी पहलुओं को लाते हैं, प्रयास करते हैं सार्थक चर्चा बने और कुछ पॉइंट्स इसमें से क्या क्या निकलते हैं वो आपके सामने हम इसको पेश करें। तो आज चर्चा का जो विषय है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए बगाए कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं, भारत पर जिस तरीके से दबाव बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं, रूस पर दबाव बनाने के प्रयास के चलते उन्होंने चीन पर दबाव बना दिया, भारत पर दबाव बना दिया, लेकिन कभी कभी ये पूरा का पूरा जो खेल है ये उल्टा पड़ जाता है और वो खुद परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप, पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इतनी बड़ी शख्सियत हैं वो, इतनी बड़ी पदवी पर बैठे हैं, इतना अच्छा देश वो चला रहे हैं, बेचैनी क्यों है? मुद्दा आज का ये है, क्या वो कर्ज के चलते इतना परेशान हैं या फिर वो नंबर 1 लीडर बनना चाहते हैं? एक जिद है उनकी, एक ईगो है उनकी, वो चाहते हैं कि वो उन्हीं को माना जाए, उन्हीं को देखा जाए। ये क्या उस एंगल पर जाता है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, सभी अपने नाम के साथ अपनी अपनी बात को रखेंगे और डिबेट की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आज आपने भी ये टॉपिक देखा कि ट्रंप की बेचैनी के पीछे कर्ज का बोझ है या दादागिरी की मंशा। जैसा शिवम जी ने भी समझाया, मुझे ऐसा लगता है अगर सीधी एक लाइन में बोली जाए तो ट्रंप दादागिरी की मंशा चाहते हैं। वो दादागिरी की मंशा इस पहलू से चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे शिवम जी ने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मैं बनूं, दुनिया पे कोई भी एक्शन हो, दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो वो मेरे थ्रू होना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थ्रू होना चाहिए। अगर उनकी मंशा ये है, दादागिरी ही करनी है, एक नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हमारे लिए किंग जोंग उन काफ़ी हैं, लेकिन अगर उन्हें अगला डोनाल्ड ट्रंप वैसा ही बनना है तो उनकी हरकतें, ये हम नहीं बोल रहे, जब से वो सत्ता में आए, आज 1 साल भी नहीं हुआ उनको अभी सत्ता में आए हुए वापस, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनका जो टैरिफ लगाना है उसका सिलसिला ऐसा चलता आ रहा है। उन्होंने यूरोप को अपना दुश्मन बना लिया, उनको चाइना से दिक्कत है, उनको भारत से दिक्कत है, उनको दुनिया की उस सारी पावर, उन सभी देशों से दिक्कत है जो आगे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। यूएसए यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो तीसरे नंबर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या उनको वो खतरा जता रहा है कि यार भारत तो आगे बढ़ रहा है, यूएसए के आसपास ना आ जाए? तो आज न्यूज रूम में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अभी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में न्यूज़ रूम में इस चर्चा में शामिल नैना यादव। और जैसा कि आपने एक रिपोर्ट भी देखी, बात साफ है, मैं हमारे सहयोगी शिवम और यश को भी आपने सुना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमें समझनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के तौर पर उनका ये दूसरा कार्यकाल सफल है, असफल है, वो कितने वहाँ की जनता को खुश कर पाए हैं ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये ज़रूर दर्शाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राज में अमेरिका कर्ज तले दबता जा रहा है, यहाँ की महंगाई दर चिंता बढ़ाती है, यहाँ पर ऐसे तमाम विषय हैं, बेरोजगारी जैसे या फिर ये कहा जाए मंदी के दौर की एक बार फिर से चर्चा होने लगी है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी चिंता ज़रूर बढ़ाती है मुझे लगता है। दरअसल अमेरिका के अगर कर्ज की बात की जाए तो कुल फेडरल कर्ज लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर्स का बताया जाता है और इसमें डेप्थ हेल्ड बाय द पब्लिक और इंट्रा गवर्नमेंट डेप्ट दोनों ही शामिल है। अब कई ऐसी रिपोर्ट्स हाल ही में आई जिसमें चर्चा लगातार ये होती रही कि क्या एक बार फिर से अमेरिका मंदी के दौर की तरफ जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो आए दिन लगातार अलग अलग सेक्टर पे टैरिफ बम फोड़ते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी दुनिया की जो बागडोर है उसको हम डोमिनेंस हम कर सकते हैं, यूएस कर सकता है और मैं अभी हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। भले ही वो इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करते हो, लेकिन उनके इस स्टेप के बाद में चौतरफा लगातार वो घिरते रखे हैं। खुद इंटरनल वे में फेडरल कोर्ट्स की तरफ से वहाँ के इंटरनल ये कहा जाए कि जो अंदर ही राजनीतिक तौर पे भी उन पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हाल ही में यहाँ का जो श्रम विभाग है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें जो उन्होंने आंकड़े पेश किए, कंज्यूमर प्राइस पिछले साल की तुलना में 2.9% बढ़ना बताया, जुलाई में ये 2.7% थी। अगर इसके अलावा महंगाई दर की बात करें फूड और एनर्जी को छोड़कर तो 3.1% पर स्थिर है। अब आपको ये भी समझना होगा कि कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का जिक्र इन रिकॉर्ड्स में किया गया, तो भले ही वो एक अलग डोनाल्ड ट्रंप या उनकी पूरी टीम एक अलग ये प्रोपोगेंडा और ये नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई
सिचुएशन हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में है। भले ही ये कहा जाए कि वो एक डिनर डिप्लोमेसी के माध्यम से एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं और देश के या दुनिया के एक बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और बाकायदा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमने भले टैरिफ लगाया, ये वहाँ की इकॉनमी को और मजबूत करेगा और इसके साथ ही वहाँ पर रोजगार जो है वो लगातार उठते हुए नजर आएंगे। लेकिन श्रम विभाग की एक और रिपोर्ट का मैं जिक्र कर दूं जल्दी से, फिर मैं आशीष की तरफ जाऊंगी। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये बड़ा टेंशन और देती हुई नज़र आती है डोनाल्ड ट्रंप को। बताया गया है कि बेरोजगारी सहायता के लिए जो आवेदन आते हैं, जो पहले 27,000 की एक तरह से एक उन्हें मार्जिन बताया, लेकिन अब वो 2,63,000 हो गए हैं, जो 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा, लगभग 4 वर्षों में सबसे तेज़ी का उछाल है। ये यहाँ की बेरोजगारी दर को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप अंदर खाने खुद कर्ज के तले तो हैं, लेकिन अंदर की जो सिचुएशन है वो खुद भी इस चीज को लेकर परेशान है। भले वो कुछ भी दर्शाते हो, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये डर, ये तकलीफ और ये चिंता उनको भी जरूर कहीं ना कहीं आती है और ये रिपोर्ट्स भी वहां की दर्शाती हैं। आशीष नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिन्हा। चूंकि अभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया नैना ने और ये बताया कि अमेरिका के ऊपर कर्ज कितना है। आसान से शब्दों में समझाऊं तो अमेरिका के ऊपर इस समय 37 लाख डॉलर का कर्ज है, जो उसकी कुल जीडीपी का 124% है। अमेरिका आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसे कहने में कोई दो राय नहीं है। 1970 का जो दशक था, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई, उसकी 2 वजह थी। पहली वजह थी कि जब वियतनाम के साथ 1969 में युद्ध शुरू हुआ, वो 1970 तक चला, और दूसरा जो ओपेक कंट्रीज थे, उन्होंने अपने कच्चे तेल की कीमत को बढ़ा दिया था और सप्लाई को कम कर दिया था। एक वो दौर था जिसमें अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से डगमगा गई थी, लेकिन बाद में अमेरिका पटरी पर आया। लेकिन आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं, उस फैसले ने अमेरिका की जो चिंता है उसे बढ़ा दिया है। अमेरिका में महंगाई दर इस समय चरम पर है। बेरोजगारी, जिसका जिक्र अभी मेरी सहयोगी नैना ने किया कि एक समय ऐसा था कि एक हफ्ते में 64,000 जो आवेदन भर्ती होते थे, यानी जितने आप लोग अप्लाई करते थे, आज की तारीख में वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। ये डेटा वो है जो हमें अमेरिकी अखबारों से मिल रहा है, लेकिन इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। दूसरी सबसे अहम बात कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी सीखने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सभी G7 मुल्कों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक बुलाई है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक चर्चा ये होगी कि भारत पर और कितना ज्यादा जो प्रतिबंध है वो लगाया जा सकता है, कितने ज्यादा और जो टैरिफ है वो बढ़ाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया जाए, यानी 50% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाए। अब इस वाक्य को समझना होगा। पिछले 5 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के 3 बयान आते हैं, जिसमें 2 बयानों में वो कहते हैं कि भारत हमारा सबसे, नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने हैं, मैं भारत आऊंगा। लेकिन अचानक वो G7 की मीटिंग कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमें G7 के देशों के साथ बैठना है। अब समझना ये होगा कि जब व्यक्ति छटपटाता है तो उससे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किस रास्ते जाऊं, मैं कैसे अपनी जान बचा लूं। डोनाल्ड ट्रंप की भी हालत आज की तारीख में वैसी ही हो चुकी है। जो डॉलर का वर्चस्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो मजबूत होने की कगार पर हैं। ब्रिक्स की तरफ से जितनी भी कंट्रीज है, पहले ही इस बात को लेकर चर्चा हो गई है कि हम अपनी मुद्रा लेकर आएंगे। जो ब्रिक्स के मुल्क हैं वो अपनी अपनी देश की करेंसी में ही व्यापार को करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के जो किला है उसको लगातार धीरे धीरे ध्वस्त कर रही हैं। उनके जो पसंदीदा दोस्त रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज रही हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से नाखुश हैं। वो भी भारत और चीन की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रही हैं। तो उस पूरे युद्ध की मैदान में डोनाल्ड ट्रंप अकेले ऐसे शख्स हैं जिनके पास तलवार तो है लेकिन उसमें धार नहीं, बंदूक तो है लेकिन गोलियां नहीं, तोप भी हैं, गोले नहीं, मिसाइल भी है लेकिन लॉन्च करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप की हालात आजकल इसी तरह है। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आपने पूरे मामले को समझाया, छटपटा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों छटपटा रहे हैं। डेट टू जो है अपना कर्ज और जीडीपी रेशो की अगर बात की जाए तो 100 से 120% है। ये बहुत ज़्यादा है।
और हर अमेरिकन की अगर बात की जाए तो हर अमेरिकन लगभग 87 लाख से ज्यादा, लगभग 1 करोड़ मान लीजिए, हर अमेरिकन इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है। अब 37 ट्रिलियन डॉलर की अगर बात की जाए तो 3236 लाख करोड़ रुपए ये होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी राशि है। इतना बड़ा आपके ऊपर कर्ज होता है तो बाइडन ने कोई उनको एकदम फूलों में सजा हुआ सब कुछ अमेरिका नहीं दिया था, और उनके लिए टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा था। और आप ये भी देखिए, टैरिफ लगा रहे हैं, विरोध डोनाल्ड ट्रंप का ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि लगातार अमेरिका कमा रहा है इन टैरिफ से, और ये ग्रो कर रहा है पिछले कुछ महीनों में। लेकिन शिवम, वहाँ की तो रिपोर्ट्स या फिर वहाँ के इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं कि जिस तरह से टैरिफ लगाया वो बाहर पे असर डाले या ना डाले, अंदरूनी तौर पर वहाँ की जो खाद्य सामग्रियां हैं वो महंगी होती हैं, लोग बाकायदा इस चीज को लेकर चिंता जाहिर शिवम, कर रहे बड़ा हैं। सिंपल सा उदाहरण दूंगा। ये मोबाइल फोन पहले अमेरिका की जनता को 1 लाख रुपए में मिल रहा था, टैरिफ लगाने के बाद ये फोन 1,20,000 का मिल रहा है, तो बोझ किस पर गया? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार के पास क्या जाता है, वो वही जाता है जो आपको टैक्स लगाती है सरकार। तो सरकार टैरिफ जो लगा रही थी, जो इतना अनटैप्ड था। अच्छा, दूसरा ये बात है कि जो ट्रेड डेफिसिट की बात कही जा रही थी वो बहुत बड़ा था। इसमें डोनाल्ड ट्रंप झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, वो गलत थोड़ी ना है कि भाई हम इंडिया से इतना खरीदते हैं या किसी से उतना खरीदते हैं और वो हमें बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगाते हैं। तो ये फेयर आप समझ लीजिए, भारत जो कर रहा है अपने हित के लिए कर रहा है, बाकी हर देश अपने हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको लेकिन डोनाल्ड ट्रेड के ट्रंप दृष्टिकोण से अगर देखें टैरिफ तो लगा fair रहे नहीं हैं है। वो तो फिर खुद उनकी जनता के लिए भारी पड़ रहा है ना। देखिए, हाँ, ये इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको किसी भी चीज को बनाना महंगा है, वहां पर लेबर महंगी है, वो तमाम चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप ऐसे समझिए कि पहले जो अमेरिका में हो रहा था वो कोई, उनको तो सब पता ही था क्या हो रहा है। तो ये प्लान कोई अचानक से कोई, ये तो है नहीं कि यूरेका मूवमेंट हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन उन्होंने आके आइडिया निकाल लिया। लेकिन जो हो रहा था उनको एड्रेस उन्होंने किया, उसको मैं गलत नहीं कहूंगा। ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल था और हम उनको बहुत ज्यादा टैक्स करते थे। यानी कि जो हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल की अगर आप बात करें, कार्स की अगर बात करें, आप सोचते हैं कि लग्जरी गाड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं, तो उसके पीछे टैक्स है। 50 लाख की गाड़ी और उतना ही आपने अगर टैक्स दे दिया और आप फिर कहें हमारी गाड़ी वहां पर बिके, तो ये फेयर कंपटीशन नहीं है। शिवम, ये आप हार्ली डेविडसन गाड़ी, आप कभी ये बाइक खरीदेंगे? मुझे तो फिल्मों में ही देखने में अच्छी लगती है। खरीदूंगा थोड़ा सा अगली इंक्रीमेंट पे जरूर खरीदूंगा। होंडा की 40,000। अरे हमें समझना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में लोगों की कैपेसिटी क्या है। महज चंद % लोगों के पास ही पैसा है और वो इस टैक्स को चुका सकते हैं, और जो भारत सरकार कह रही है वो 135 करोड़ जनता को उससे राहत मिल रही है, इस बात से इनकार थोड़ी ना करेंगे आप। एक जो हमारी डिबेट की अभी लाइन थी शुरुआत में कि डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी की मंशा, एक मैं थोड़ा एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा दर्शकों के साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 2020 से, कोविड के बाद से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते आए हैं, जो बाइडेन, कमला हैरिस, इन सब के बारे में, तो वो अपने ही देश में, अभी हम टैरिफ की बात कर रहे हैं कि फ़ायदा किसको है, 1 लाख का फ़ोन 1,20,000 में मिल रहा है, बिल्कुल अपने ही देश को वो डुबा रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी से। उन्होंने 2020 से अपनी ही प्रेस पे अटैक करना शुरू किया कि जो डेमोक्रेटिक प्रेस है, सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रेस है, वो उनको काम आता नहीं, उनकी एजेंसी सिर्फ और सिर्फ एक लेफ्टिस्ट की तरफ है, राइटिस्ट की तरफ नहीं है। दूसरा उदाहरण दूंगा मैं, जो अपने वो ट्रंप जो प्रेस पे अटैक करते करते अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का शो ऑफ करते हैं, वो दिखाते हैं तानाशाही उनकी। वो जो भी अमेंडमेंट साइन करते हैं उसको सबसे पहले प्रेस पे अपने मीडिया में से शेयर करते हैं कि, और सबसे बड़ा उसमें क्या दिखता है, अमेंडमेंट कोई नहीं पढ़ पाता। डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर इतने बड़े रूप से दिखाया जाता है कि मेरी ही वजह से, आप यूएस ले लीजिए, जैसे मैंने जिक्र किया डिबेट की शुरुआत में, बिल्कुल, कि वो सारी चीजें अपने से रिलेट करते हैं। देखिए, ये अब मीडिया पर अगर आप बायसनेस का आरोप लगाएंगे तो क्या भारत पर नहीं लगता है, वो आप भी biased लगाते हैं? हैं। नहीं, हम आप बायस नहीं, हम बायस आप नहीं। गोदी मीडिया है? हाँ, गोदी मीडिया चले फिर गए। आप कहाँ खुद गोदी- कह रहे हैं, आप खुद कहाँ स्वीकार गोदी- करना चाहते हैं। कहाँ चले? आपने ये मेरी बात कही, आप मेरी बात आपने ये बात सुनेंगे। कही, मैंने ये बात थोड़ी ना मीडिया कही है। बायस के ऊपर आंसर था हाँ। मेरा। आप कैसे कह सकते हैं हमारे मुल्क में मीडिया बायस है ही नहीं? हमारे देखिए, ये आप सुनिए मेरी बात को। एक हर जगह जिस तरीके से इन्होंने कहा, सो कॉल्ड लीन, जो जिस तरीके से जो कुछ मीडिया चैनल्स लीन किस तरफ करते हैं, उनका रिपोर्टिंग तरफ स्टाइल lean मैं करते कहीं हैं? लीन नहीं करता, मैं निष्पक्ष हूँ। निष्पक्ष चाहे है। मैंने जिस भी चैनल में काम करूँ, मैं निष्पक्ष रहता हूँ। चलिए। इसीलिए मैं एक फेयर एनालिसिस देने का बात करता हूँ। मैं उदाहरण बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था एक पत्रकार को। उन्होंने कहा कि जब बाइडन आते हैं, और बाइडन को लेकर काफी वो कहते थे कि वो क्या है उनकी स्थिति मानसिक, वो तमाम चीजें वो आरोप लगाते थे। कहते हैं आप किस तरीके का क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, वो आते हैं तो उनके हाथ में एक सॉफ्टी जिसको कह लेते हैं, हाथ में एक वो तो आइसक्रीम होती है,
तो उनसे सवाल प्रेस रिपोर्टर क्या पूछते हैं कि आप बाइडेन जी आप कौन सी वाली सॉफ्टी खा रहे हैं, कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं, तो बता रहे हैं इसमें चोको चिप्स है, ये है वो है। तो ट्रंप ने मैंगो बोला फ्लेवर की थी क्या वो? हाँ, अब ये देखिए ये वो चूसने कह रहे हैं कि वाली भाई- सॉफ्टी, बिल्कुल मैंगो फ्लेवर बिल्कुल, वाली। बिल्कुल। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि आप, वो पत्रकारों से बीच में उठ के वो चले भी गए, उन्होंने साफ कहा कि आप मेरे साथ ये फेयर नहीं कर रहे, आप उनसे अलग तरीके से प्रश्नावली आपकी रहती है, प्रश्न आप मेरे साथ पूरा ही आते ही आप मेरे पर घेरने का प्रयास मुझसे करते हैं, तो अनफेयर उनको लगा। अब उनको भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या केवल प्रेस को अभिव्यक्ति की आजादी है? तो ये उनका दृष्टिकोण है, जो इन्होंने बात उठाई, बात जायज है, लेकिन उनका अंदाज है इस तरीके से। अब चाइना को कोरोना ही बोल देते थे वो सीधा सीधा, बिल्कुल। कोरोना चाइना एक कर दिया, क्या चाइना इन्वॉल्व नहीं था कोरोना में? क्या वो वुहान लैब्स उसको झुठला देंगे आप? ये तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट बोलते हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में अगर मैं कहूं उसको पॉजिटिवली आप लीजिएगा, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जब भी किसी बच्चे से मिलते हैं वो बोलते हैं मुझे कसम आप मेरे सामने खाओ, कभी आप ड्रग्स नहीं छुओगे, कभी आप सिगरेट नहीं पियोगे, कभी आप अल्कोहल नहीं। आज तक कभी डोनाल्ड ट्रंप ने इन चीजों का सेवन नहीं किया। उनके भाई ने उनको ये सिखाया कि वो जिस तरीके से उनका हश्र हुआ, उन्होंने उस बात को सीखा अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, सभी से वो ये लेकिन बात करते अभी हैं। भी ड्रग्स को अमेरिका उन्होंने में- टेररिज्म की श्रेणी में डाला। ये आप सुनिए, लेकिन वो फिर भी आए उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाया? वेल, मुझे तो वरना कुछ टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि हमारे जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों यहीं पर ही हैं, दोनों आमने सामने, वो पूरी बहस शुरू हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ लेकिन कुछ चीजें आपको सख्ती दिखानी पड़ती है। अब डोनाल्ड ट्रंप सख्त नजर आ रहे हैं, और देखिए कोई उनको, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कोई उनको बहुत अच्छा देश थाली में सजा हुआ नहीं मिला कि बाइडेन ऐसा गए ही और बहुत हमेशा अच्छा होता है शिवम। अगर सब अच्छा बहुत अच्छा ज्यादा होता तो फिर जो बाइडेन को क्यों लोग सेकंड उस पे करके डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल चुनते? बिल्कुल। ये और हर जगह का अच्छा होता नहीं है तभी चलाना मुश्किल है, Yes. इसलिए ये अमेरिका हर की स्थिति जगह का थोड़ा होता मुश्किल है। है। और आप ये मान लीजिए हमें अमेरिका चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। अभी चाइना से अभी हम रिश्ते अच्छे करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन भरोसा उस पर भी नहीं हम कर सकते, ये भी हमें ये याद इंडिया की रखना डिप्लोमेसी चाहिए। का तरीका है शिवम। इंडिया के हम ये बखूबी जानते हैं। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, चाहे बात हमारे जो नीति विशेषज्ञ हैं वो इस चीज को बखूबी जानते हैं, चाइना की आखिर किस तरह की मानसिकता रहती है, वो आराम से कब धोखा दे ये सकता नीति है। सारी बदल गई जब टैरिफ चला, ठीक है, वही ये तो सब बात है। सब इसे- चीजें ये हैं। डिप्लोमेसी का ठीक तरीका है। ठीक अगर मैं गलत नहीं हूँ आशीष, हमें पता है बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन बहुत सी चीजों को मैनेज करते हुए अगर ये डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप खुद अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे ना, वो कभी भारत के ऊपर बहुत सख्ती दिखाने की बात करते हैं, वो कभी रशिया बड़े पे सॉफ्ट दिखा रहे होने हैं। लग जाते हैं, मैं वो आपको- कभी बड़े सॉफ्ट हो अच्छा, जाते मैं हैं, आपको कभी एक बात मित्र बताता बताते मैं हैं, आपको कभी बात उन पे बताता हूं, नाराजगी ठीक है। जताते हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं युद्ध रोक दो। क्यों नहीं रोक रहे हैं पुतिन युद्ध को? वो कह रहे हैं कि ये तेल जो आप बेच रहे हो इससे आप युद्ध को फ्यूल करते हैं। बिल्कुल वो करते हैं युद्ध को फ्यूल, वो इसलिए रोक रहे हैं। अब अच्छा, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप ये करें कि युद्ध के बाद भी कोई रशिया का तेल नहीं खरीदेगा तो अच्छा, डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप यूक्रेन को हथियार क्यों दे रहा है? अमेरिका बिल्कुल बंद देते। है। अच्छा, मैं आपको बताऊं यूक्रेन की ड्रामेबाजी में आपको बताऊं, जो तेल रशिया से निकलता है, रिफाइन होता है, बाहर जाता है, वो डीजल आता है यूक्रेन में, और यूक्रेन के टैंक में वही डीजल पड़ता है जो रशिया से निकाला गया है। ये देखिए डोनाल्ड सारी ट्रंप को चीजें ये- जो कनेक्टेड बात है। शिवम आपको पता, वो बात डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप को सब पता है, जेलेंस्की को भी पता है, तो फिर? इसीलिए कहते हैं। देखिए, एक वेपन्स लॉबी है बहुत बड़ी, जिस तरीके से और भी कई लॉबीज हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। हथियार क्या आप किस डोनाल्ड लॉबी ट्रंप, में? देखिए मैं वही बात है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि हमें ये समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकना चाहते हैं, और पैसे वाली बात है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, पिछले एडमिनिस्ट्रेशन या नेटो का जो ड्रामा किया गया था, नेटो में आप आ जाओ, तो जो यूक्रेन का जो हश्र हुआ उसमें जेलेंस्की की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है, पुतिन भी रिस्पॉन्सिबल है, वॉर क्राइम्स तमाम चीजें वो हुई हैं, लेकिन ये वेपन्स दिए किसने? ये क्या चीज़। ट्रंप ने सैंक्शन किए थे? नहीं। एक चीज उसमें पूछना चाहूंगा दर्शकों से भी, हम सभी पैनलिस्ट, हम सबसे भी, हमारा जो मुद्दा है, क्या इन सब चीजों के बाद क्या ये एक रिजल्ट फाइनल निकलता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सारी हरकतें जो विश्व में वर्ल्ड स्टेज पे कर रहे हैं, क्या वो कर्ज के बोझ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो दादागिरी की मंशा से कर रहे हैं? मुझे इस चीज का, क्योंकि हमने सारी डिटेल में अभी बात करी, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा एक ओपिनियन है बीइंग अ पैनलिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि वो दादागिरी की मंशा से ही कर रहे हैं। आपने ऑयल का जिक्र किया, आपने रशिया से जिक्र किया, आपने यूक्रेन को वेपन्स क्यों दे रहे हैं जिक्र किया, हमने जो बाइडेन से कंपेयर किया कि 2020 में जब वो वोट आउट हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो बोल रहे थे कि फेयर एंड फाइन इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन जब अभी 2025 में खुद वोट इन चूज करके भी आए हैं, तब तो उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया नहीं कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है, क्या पता जो बाइडेन जीत जाते हैं उनसे इलेक्शन में। क्या ये उसका दिखाता नहीं कि ये दादागिरी की मंशा इनकी साबित नहीं हो रही कि यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज पे इस टाइम पे? नहीं, आपने तीसरा विकल्प नहीं दिया कि मानसिक रूप से सही है या नहीं है। बिल्कुल। नहीं, फिर तीसरा जो बाइडेन विकल्प को क्या उसमें आना कहेंगे आप? चाहिए था। जो बाइडेन को आपने क्या केवल 2 विकल्प दिए। अच्छा, तीसरा विकल्प भी आना चाहिए। एक ये है कि जिसकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी
हार्श हो जाती है, थोड़ा सा वो ये कहते Out of the box? आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है, उसको तो लगभग गोली मार देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तो ऑलमोस्ट गोली मार दी गई थी, वो भी आपको याद होगा। जो ईयर बैंडेज वाला कैंपेन चला था वो क्या था, कर्क के साथ जो हुआ वो क्या है, ये आपको समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करना आसान है। अच्छा ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हटा के किसी और को बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर? अमेरिका बदल जाएगा क्या? अमेरिका पूरी दुनिया में फंड नहीं करेगा? फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, वो तमाम चीजें क्या अमेरिका नहीं करेगा? नहीं, लेकिन अमेरिका डॉलर का वर्चस्व समझना है। होगा कि अमेरिका की जो भी नीतियां हैं उसका असर बहुत ज्यादा पूरे विश्व पर पड़ता है, और खासकर विकासशील जो देश हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी नीतियां बनाए, उनको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उनके यहाँ भी आवाम है, आवाम का नुकसान ना हो, आवाम को बोझ, कर्ज के बोझ तले दाब के, या फिर बेरोजगारी को बढ़ावा देकर, या फिर महंगाई लाकर, यानी आवाम को हराकर अगर आप जंग जीतना चाहेंगे तो जंग नहीं जीत सकेंगे। जंग तभी जीतेंगे जब आवाम आपके साथ होगी, जो हम भारत में देख रहे हैं। भारत इसीलिए आज चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है, क्योंकि आवाम जो है वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। इस न्यूज रूम डिबेट में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए विषय, किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।